सभी को आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्विक स्टडी नोट्स एकेडमी में। तो आज हम जितने भी एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के क्वेश्चन, तो उसका हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं एसएससी के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हम बात करेंगे नेचुरल एसिड्स एंड उसके सोर्सेस के बारे में, प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो सिरका विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये एसएससी सीरियल 2024 में पूछा गया है। ऑप्शंस इसके हैं साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरका में एसिटिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर बी एसिटिक एसिड। और सिट्रिक एसिड जो है वो नींबू या संतरा में पाया जाता है, लेमन। अब लेमन में। एंड एसिटिक एसिड जो है वो दूध में पाया जाता है, खट्टे दूध में। और फॉर्मिक एसिड जो है वो चींटी के डंक में या नेटल प्लांट में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। टमाटर जो है टोमेटो में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड। तो ये जो ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। टार्टरिक अम्ल जो है ये इमली में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल जो सिरका में पाया जाता है, और मैलिक अम्ल जो है वो सेब में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये टमाटर के साथ साथ पालक में भी पाया जाता है। आपको पता है जब ये ऑक्जेलिक अम्ल हमारे मतलब बॉडी में ज़्यादा इनटेक अगर हम करते हैं तो हमारे जो ब्लड में मौजूद कैल्शियम है, ब्लड में अगर कैल्शियम की मात्रा, ब्लड वाला कैल्शियम न कि कहीं और वाला, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन करके ये स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ से पथरी का निर्माण होता है, जैसे कि गॉल ब्लैडर का स्टोन देखे होंगे और किडनी स्टोन। तो ये ऑक्जेलिक अम्ल के साथ ही मिलकर ये मतलब कि इसका फॉर्म करते हैं स्टोन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इमली में कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये एमटीएस का क्वेश्चन है 2024 का। ए सिट्रिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी टार्टरिक अम्ल एंड डी नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये आपसे भी बताइएगा। सिट्रिक अम्ल जो है ये नींबू, संतरा एंड खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है ये दूध में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल जो है ये नाइट्रिक अम्ल और HCl ये दोनों मिलकर एक्वारेजिया का फॉर्मेशन करता है। एक्वारेजिया में होता है, इसमें होता है HNO3 प्लस HCl। तो इसका ना ये मात्रा पूछ लेता है, तो ये 3 है HNO3 में, तो इसको 3 को कर देंगे HCl के पास, और ये 1:3 के रेशियो में रहता है। अगर इसमें आपसे पूछ लेगा क्या बोलते हैं इसका, अगर की परसेंटेज पूछ लेगा तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि एक्वारेजिया में HNO3 और HCl का परसेंटेज क्या है। तो 3 + 1 करेंगे 4, 3 + 1 = 4। और अगर HNO3 का पूछेगा तो 1/4 हो गया, और HCl का पूछेगा तो 3/4 हो गया। तो 1/4 जो होगा ये 25% और ये हो जाएगा 75%। तो HNO3 का परसेंटेज जो होता है वो 25% होता है, एंड HCl का जो होता है परसेंटेज वो 75% होता है। तो आपसे इमली में पूछा तो इमली का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खट्टे दूध या दही कर्ड में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। ये सीपीओ का क्वेश्चन है 2024 का। ए में है लैक्टिक एसिड, बी टार्टरिक एसिड, सी एसिटिक एसिड, डी फॉर्मिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का जो है हम बार बार इसलिए रिपीटेड कर रहे हैं ताकि अगर किन्हीं को नहीं याद है तो ये वो याद कर लेंगे, और अगर जिनको याद है तो वो आप मतलब स्पीड बढ़ा के फटाक से रिवीजन कर लीजिए। तो वैसे मैं मार्क कर देती हूँ, खट्टे दूध या दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है जो जलन पैदा करता है? ये सीजीएल का क्वेश्चन है 2024 का। ए में है मैलिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टैनिक अम्ल। तो इसमें एक नया ऑप्शन है टैनिक अम्ल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मैलिक अम्ल आप बताइएगा क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टैनिक अम्ल जो है ये टी यानी कि चाय में पाया जाता है, जो हम लोग खासकर हमेशा पीते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नींबू और संतरे जैसे सिट्रस फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये CHSL 2023 का क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल एंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें तो ये हिंट्स भी दे दिया है। साइट्रस फलों में, तो साइट्रस फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेब में मुख्यतः कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। बीच वन द अम्ल मतलब बीच वन एसिड, मैलिक एसिड। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एस्कॉर्बिक अम्ल वास्तव में क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है। SSC CGL 2023 का प्रश्न है। तो आंवला में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? अगर आपको विटामिन ए चाहिए, तो इसके सबसे जो अच्छे स्रोत हैं वो तो गाजर है, कैरेट हो गए, गाजर है, इसके अलावा पीले फल हो गए, एंड विटामिन डी है, इसका तो सनलाइट हो गया। विटामिन सी, इसका सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवला। और विटामिन बी के बारे में आप लोग बताइए, आप लोग बताइएगा विटामिन बी के बारे में कि कौन सा इसका जो स्रोत है वो है। और विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स में जितने भी हैं, इसके B2, B3, B5, इसके नाम लिख सकते हैं आप। और ये सब बताइएगा कि जो ABCD है और विटामिन के है, ई है, वो जो है एक मतलब कि जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। तो वैसे हम बता देते हैं ये, जैसे कि के, ये शाहरुख, KETA, ये जो विटामिन है ये जल में घुलनशील विटामिन है। और जो विटामिन बी और सी है, ये जो है ये कीड़ा KED, ये जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो अगर आप इसको बी और सी को डेली कंज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसको वॉशरूम जाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। जबकि KEDA यानी कि ADE के जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है, तो ये स्टोरेज होता है हमारे बॉडी में। तो इसकी आप लॉन्ग टर्म में भी इस्तेमाल करेंगे तो मतलब कि ये बॉडी वो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। बट परंतु विटामिन बी और सी ये इसकी ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी नीड होती है, क्योंकि ये बॉडी से बाहर हो जाता है जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव पेट स्टमक में भोजन पचाने के लिए कौन सा क्वेश्चन नंबर 9। मानव पेट स्टमक में भोजन पचाने के लिए कौन सा अम्ल स्वतः स्रावित होता है? HNO3, H2SO4, HCl, CH3, COOH। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HCl। HNO3 प्लस HCl एक्वरेजिया बनाता है। H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रोल और बैटरी एसिड भी बोलते हैं। CH3COOH इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। एसिटिक एसिड ये प्राइमरी, ये जो इसमें विनेगर एसिड जो होता है, विनेगर एसिड जो है इसमें एसिटिक एसिड जो है वो 5 से 8% होता है एंड 95% वाटर होता है। ये प्राइमरी प्रिजर्वेटिव के रूप में कार्य करता है। प्राइमरी प्रिजर्वेटिव के रूप में ये जो है सिरका एसिड ये काम करता है। एसिटिक एसिड CH3COOH का जो IUPAC नेम है इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
शीतल पेय पदार्थ सॉफ्ट ड्रिंक में सनसनाहट और तीखा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ओलिक अम्ल, स्टीरियक अम्ल। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। और जो कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा सा खट्टापन का स्वाद आता है वो होता है फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। तो कोल्ड ड्रिंक में जो ये इसमें अगर खट्टापन का स्वाद पूछे तो ये होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। एंड ये ओलिक एसिड जो है, ओलिक एसिड ये ओमेगा जो 9 है, एक होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 9 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होता है उसमें लिनोलिक एसिड होता है, ओमेगा 6 में लिनोलिक एसिड होता है, एंड ओमेगा जो 9 है उसमें पाया जाता है ये ओलिक एसिड। ओमेगा, ये ओमेगा 9 में है, इसमें पाया जाता है ओलिक एसिड। स्टीयरिक अम्ल जो है ये होता है हमारे जो भी पौधे और जो जीव जंतु है उसके द्वारा प्राप्त किए हुए जो फैट है यानी कि वसा और तेल है उसमें स्टीयरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बासी या खराब मक्खन, रैंसिड बटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेरिक अम्ल। ये जो बेंजोइक अम्ल है ये तो वैसे कि फल में पाया जाता है, लेकिन आजकल इसका प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल होता है, जो सोडियम बेंजोएट के रूप में बनाया जाता है और उसी का इस्तेमाल होता है सेकेंडरी प्रिजर्वेटिव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैस्ट्रिक जूस का मुख्य घटक निम्नलिखित में से क्या है? गैस्ट्रिक जूस का सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल। तो ये पूछ रहा है गैस्ट्रिक जूस यानी कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वहां पे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चाय की पत्तियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये सीपीयू का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है टैनिक अम्ल, ऑप्शन बी है मैलिक अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी है फॉर्मिक अम्ल। तो चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में, लैक्टिक अम्ल दूध के खट्टे दही में, ये लैक्टिक अम्ल दही में, फॉर्मिक अम्ल जो है ये चींटी के डंक में या नेटल प्लांट में। दूध में, खट्टे दूध में तो ये ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गेहूं में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गेहूं में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो गेहूं में ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरिन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यूरिन में यूरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं भाग 2 की ओर, पीएच स्केल और इंडिकेटर्स के बारे में। वैसे जितने भी जो ये अम्ल वाले हैं उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, किसी खाद्य पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये हमने अपने थ्योरी क्लासेस में यूट्यूब पे 6 वीडियो वाली क्लास है उसमें से सारा जितना भी एसिड है उसमें 25 से 30 एसिड के नाम और उसके यूसेज के बारे में वहाँ पे बता दिया गया। आपको अगर जरूरत पड़े तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पीएच स्केल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये सीजीएल का क्वेश्चन है 2024 का। लेवोसियर, सोरेनसन, जॉन डाल्टन एंड मैंडलिव। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये है सोरेनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच मान उसका पीएच मान होता है 7। ये पीएच स्केल 0 से स्टार्ट होकर 14 तक जाता है। जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ेंगे अम्ल का जो वैल्यू है H+ आयन देने की क्षमता उसकी बढ़ेगी। जैसे जैसे इधर जाएंगे बेस का जो OH नेगेटिव माइनस आयन देने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अत्यधिक अम्लीय विलयन का पीएच मान श्रेणी क्या होगा? 7 से अधिक, 7 से कम, ठीक, 7 से 14 के बीच में। इसका करेक्ट आंसर ये, सॉरी, अम्लीय 7 से कम होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मजबूत क्षार का पीएच मान किसके करीब होगा? तो इसका तो आंसर हो जाएगा 14, डी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, तो इसका पीएच मान हो जाएगा 7.4, ऑप्शन नंबर बी। कुछ कुछ जो इजी प्रश्न है उसको फटाक से करते हैं। ताजे दूध फ्रेश मिल्क का पीएच मान कितना होता है? 6, 8, 2, 7। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 6, यानी कि स्लाइटली जो है एसिडिक होता है। शुद्ध जल प्योर वाटर का पीएच मान कमरे के तापमान पर क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। ये उदासीन होता है, न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितने से कम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5.6, ऑप्शन नंबर सी। हमारे मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाने पर दांतों का सड़ना यानी कि टूथ डीके शुरू हो जाता है? ये सीपीयू का प्रश्न है 2024 का। तो टूथ डीके जो होता है वो 5.5 जो है पीएच स्केल उससे कम हो जाने पर तब ये स्टार्ट होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिटमस सूचक मुख्य रूप से किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? फर्न, लाइकेन, अमरबेल, मॉस। इसका सही जवाब हो जाएगा फर्न, ये लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीले लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित कर, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो इसका हो जाएगा रेड। अम्ल जो है नीला को लाल में कन्वर्ट कर देता है और क्षार जो है वो लाल को नीला में कन्वर्ट कर देता है, जबकि जो अम्ल है ये जो लिटमस पेपर है उसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल यानी कि बैगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर का बदलकर कैसा कर देता है? ये आप लोग बना लीजिएगा। फेनोल्फथालीन सूचक क्षारीय विलयन में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा गुलाबी कलर। ये फेनोल्फथालीन जो है इसका ओरिजिनल कलर कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। एसिड में इसके कलर का कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन बेस में इसका कलर चेंज हो जाके पिंक कलर का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए इसमें पूछ लिया गया फेनोल्फथालीन सूचक अम्लीय विलयन में कैसा रंग देता है? ये सीपीयू का पूछा हुआ 2023 का क्वेश्चन है, और इसके पहले वाला ये सीजीएल में 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो फेनोल्फथालीन सूचक अम्लीय विलयन में कैसा रंग देता है ये अभी हम आपको बताएं। ये कलरलेस रहता है अम्लीय में, एंड रियल में भी ये कलरलेस रहता है, नो चेंज होता है इसका। तो यानी रियल में कलरलेस रहता है तो इसका नो चेंज होगा, नो चेंज में भी कलरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिथाइल ऑरेंज सूचक अम्लीय माध्यम में कौन सा कलर देता है? पीला, हरा, गुलाबी, लाल, रंगहीन। तो ये पूछ रहा है एसिड में। एसिड में इसका जो कलर होता है वो होता है लाल या गुलाबी, ऑप्शन नंबर सी। इसका ओरिजिनल जो कलर है ये मिथाइल ऑरेंज, यानी कि यहाँ से तो आराम से याद कर सकते हैं ये मिथाइल ऑरेंज इसलिए कहेगा इसका ओरिजिनल कलर जो है वो ऑरेंज कलर का ही होता है। ये अम्ल में जाने पर गुलाबी या लाल कलर देता है, एंड बेस में आने पर ये येलो कलर देता है बेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिथाइल ऑरेंज सूचक क्षारीय माध्यम में किस रंग में बदल जाता है? तो क्षारीय माध्यम में हम अभी बताएं कि इसका जो कलर होता है वो येलो हो जाता है, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हल्दी पर जब साबुन क्षार का घोल लगाया जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? क्षार पर, ये सीजीएल द्वारा पूछा गया क्वेश्चन।
पीला ही रहता है, नीला, लाल, भूरा, और ये ग्रीन। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ये लाल भूरा रेडिश ब्राउन हो जाता है। ऐसे इसका रियल में कलर येलो रहता है, अम्ल में जाने पर इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आता है, ये येलो का येलो ही रहता है। एंड जब क्षार मीडियम में जाता है तो ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है? ये बढ़िया क्वेश्चन है सीपीओ के द्वारा। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन सा है? लिटमस हो गया, हल्दी है, या वनीला का अर्क है, या फिर फिनोप्थलीन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये होगा वनीला। वनीला। ये जो लिटमस है, हल्दी है, लिटमस और हल्दी तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। फेनोफ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज जो है ये है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। ओके। एंड ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, एक तो वनीला का अर्क हो गया, इसके अलावा अनियन जूस हो जाएगा, एंड लौंग। इन तीनों का जो एसिड में जो सेंट होता है वो चेंज नहीं होता, परंतु बेस में जाने पर इसका गंध मतलब चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी अज्ञात बिलियन का पीएच मान शून्य है तो वह बिलियन कैसा होगा? इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैसे इसमें तो आंसर भी दिया हुआ है। जलीय विलयन में हाइड्रोक्लोरिक आयन, जलीय विलयन में ये हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव की सांद्रता घटने पर पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा इसका पीएच मान बढ़ता है, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन के अगर यानी कि हाइड्रोजन प्लस जो आयन होते हैं वो अम्ल को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अगर इसमें हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता घटेगी तो पीएच मान तो बढ़ेगा ही, क्योंकि वो उसमें वैल्यू जो आएगी वो जितना भी रहेगा वो हाई लेवल पे जाएगा, यानी कि अगर 0 है तो वो उससे ज़्यादा होगा, 1 है तो उससे ज़्यादा होगा, तो ये पीएच मान की वैल्यू तो बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब चलते हैं पार्ट 3 पे, जिसमें कि केमिकल प्रॉपर्टी एंड इसके रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, अम्ल और क्षार की आपस में विक्रिया द्वारा लवण और जल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये सीजीएल द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ऑप्शन सी है अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है संयोजन अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 37, जब सक्रिय धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? कोई भी धातु जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो उसके साथ कौन सी गैस मुक्त होती है, ये पूछ रहा है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो है ये जब भी निकलता है तो ये इसका जो साउंड होता है वो पॉप साउंड होता है, ये पॉप साउंड में आवाज़ करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रयोगशाला में पॉप ध्वनि के साथ चलने वाली गैस की पहचान क्या है? ये CHSL द्वारा पूछा गया प्रश्न है। CO2, H2, SO2, O2। एंड इसके पहले जो प्रश्न था वो MTS के द्वारा पूछा गया था, और ये क्वेश्चन तो वही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो धातु के कार्बोनेट को किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर उसमें से हमेशा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चूने के पानी लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर वह दूधिया क्यों हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण, CaCl2 के कारण, CaO के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaCl, CO3। इसमें क्या होता है कि
जो लाइम वाटर होता है उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2। COH2 इस पे जब CO2 प्रवाहित होती है, तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो कि अगर आप इसको अपने घरों में लिपाई पुताई जो होता है लाइम वाटर से, चूने के पानी से, उस पे 2-3 दिनों के बाद जब वो वायुमंडल के संपर्क में आता है तब उस पे CO2 का संपर्क होता है, तो वहाँ से जो रिएक्शन होते हैं वहाँ से उसके बाद आप अपने घर का जो कलर देखेंगे वो थोड़ा ज़्यादा चमकीला हो जाता है, शाइनिंग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अरहेनियस। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है, अरहेनियस के अनुसार सभी अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन मुक्त करते हैं? OH नेगेटिव आयन, H+ आयन, Cl- आयन, O2- आयन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा H+ आयन, ऑप्शन नंबर बी। और जो क्षार हैं वो अरहेनियस के अनुसार OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया 42 नंबर क्वेश्चन। सभी क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्साइड आयन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जल में अत्यधिक घुलनशील क्षार को सोल्यूबल बेसिस को विशेष रूप से क्या कहा जाता है? ये CGL 2023 का प्रश्न है। ए में है हाइड्रोजन, बी में है एल्कली, सी में है अधातु और डी में है अम्लराज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कली। ये जो ग्रुप 1 का धातु है उसको बोलते हैं एल्कली मेटल, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में आते हैं। और ग्रुप नंबर 2 के जो मेटल है उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। और जो जल में नहीं घुलते हैं, जैसे कि जो क्षार जल में घुलनशील है उनको तो एल्कली बोलेंगे, लेकिन जो क्षार जल में नहीं घुलेंगे उनको बोलेंगे ओनली सिंपल बेस। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, तांबे के बर्तनों पर जमी हरी परत बेसिक कॉपर कार्बोनेट्स को हटाने में नींबू का रस क्यों कारगर है? नींबू का रस परत को ऑक्सीकृत करता है, नींबू में उपस्थित अम्ल क्षारीय परत को उदासीन करता है, नींबू का रस एक विलायक है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको ऑप्शन कट करना रहेगा तो फिर क्या कर सकते हैं? वैसे तो ये क्वेश्चन में दे दिया यहाँ पे बेसिक, तो यानी कि ये बेसिक मीडियम है। तो ये नींबू में उपस्थित सिट्रिक एसिड जो है वो अम्ल है, और वो क्योंकि कॉपर का जो परत चढ़ा हुआ है वो बेसिक परत है, तो ये दोनों मिला के न्यूट्रल कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जो सांद्र अम्ल होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को तनु डाइल्यूट करने की सही विधि क्या है? ये 2024 का प्रश्न है CGL का। अम्ल में तेजी से पानी मिलाना, पानी में धीरे धीरे अम्ल मिलाना, लगातार हिलाते हुए, दोनों को बराबर मात्रा में एक साथ मिलाना, अम्ल और पानी को उबालना। तो इसको देखते हैं। अम्ल और पानी को उबालना, ये तो गलत ही हो जाएगा। अम्ल में तेजी से पानी मिलाना ये भी नहीं करना चाहिए, दोनों को बराबर साथ मात्रा में मिलाना चाहिए, और पानी को धीरे धीरे अम्ल मिलाना चाहिए लगातार हिलाते हुए। इन दोनों में से आप बताएं। वैसे तो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धीरे धीरे मिलाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया किस प्रकार की रासायनिक घटना है? जो जल है इसमें कोई भी एसिड या बेस जो है उसको घोलने पर कौन सी क्रिया होगी? तो आप उसको जब घोलिएगा तो वहां से आप देखेंगे थोड़ा बहुत गैस रिड्यूस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, यानी कि ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्यतः अम्लों का स्वाद कैसा होता है? तो अम्लों का स्वाद तो खट्टा होता है,
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षारों का स्वाद कैसा होता है और छूने पर वे कैसे महसूस होते हैं? खट्टा और खुरदरा, कड़वा और साबुन जैसा चिकना, मीठा और चिपचिपा, बेस्वाद और तैलीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिकना, यानी कि कड़वा और चिकना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अधातुओं के ऑक्साइडों, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जैसे SO2 की प्रकृति कैसे होती है? तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति तो अम्लीय होती है। अगर किसी को पता नहीं रहेगा तो वो यहाँ पे ये भी दे दिया, जैसे कि SO2। SO2 के बारे में जानते होंगे कि SO2 ये वाटर से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो कि अम्ल वर्षा होने पर ताजमहल जैसे जो CO3 से बना हुआ है उसका क्षरण कर रहा है। तो यानी कि ये अम्लीय प्रकृति का होता है, तो इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। धातुओं के ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जैसे CaO की रासायनिक प्रकृति सामान्यतः क्या होती है? तो धातुओं की रासायनिक प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। महत्वपूर्ण लवण और उनके रासायनिक नाम, केमिकल नेम देखते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? साधारण नमक जिसको कि बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है? ये CGL के द्वारा पूछा गया प्रश्न है 2024 के द्वारा। NaHCO3, Na2CO3 into 10H2, NaOH, CaOCl2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोने का सोडा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। NaCO3 को बोलते हैं बेकिंग सोडा, NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा, CaOCl2 को ब्लीचिंग पाउडर यानी कि व्यंजक चूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। NaHCO3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaOCl2। कहाँ है? CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, सोडियम सल्फेट। तो इसका जो ये ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। POP का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट और उसमें हाफ वाटर का मॉलिक्यूल रहता है, और जो जिप्सम होता है उसमें कैल्शियम सल्फेट प्लस में 2 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। जब इसको जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो वहाँ से POP प्राप्त होता है। POP के इस्तेमाल के बारे में आप 1-2 पॉइंट बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आ गए हैं 56 नंबर प्रश्न पे। जिप्सम का सही रासायनिक सूत्र क्या है? ये आप इसका आंसर बता दीजिएगा। साधारण फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर है FeSO4 into 7H2O, K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O, NO2SO4 into 10H2O, CuSO4 into 5H2O। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोटेशियम के सल्फेट एंड एल्यूमिनियम के सल्फेट, उसमें 24 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसको ऐसे ही याद रखना है, पोटेशियम का सल्फेट, एल्यूमिनियम का सल्फेट एंड 24 वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कास्टिक पोटास का
रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस NH4OH। तो इसका सही जवाब हो जाएगा KOH। कास्टिक पोटास पूछे तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, और कास्टिक सोडा पूछे तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बुझा हुआ चूना सेलेक्ट लाइम का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? COCOH का होल ट्वाइस CaCO3 CaCl2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जब आप चूना पे पानी डाल दीजिएगा तो वो बुझा हुआ चूना हो जाएगा। तो चूना का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इस पे अगर पानी डाल देंगे तो इसका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिना बुझा हुआ चूना क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये तो हम अभी जस्ट बताए हैं, आप बताइए जब तक। COH2 का होल ट्वाइस CO3 CaSO4। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 62, ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? MgSO4 into 7H2, Na2SO4 into 10H2, CuSO4 into 5H2, FeSO4 into 7H2। इसका सही जवाब हो जाएगा Na2SO4 into 10H2। MgSO4 into 7H2 को बोलते हैं इप्सम सॉल्ट। इसको बोलते हैं इप्सम सॉल्ट। एंड जो कॉपर सल्फेट और 5 वाटर मोलिक्यूल होता है इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। और जो फेरस सल्फेट हो जाएगा इसको बोलते हैं, ये जो फेरस सल्फेट है उसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल। तो इसको याद कैसे रखना है? जो सोडियम का सल्फेट है उसको बोलते हैं ग्लोबल सॉल्ट, मैग्नीशियम का जो सल्फेट है उसको बोलते हैं इप्सम सॉल्ट, कॉपर के जो सल्फेट है उनको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, और फेरस के जो सल्फेट है उनको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। तो ये बी, यहाँ से बी लेंगे और यहाँ से सी लेंगे, यानी कि सी है तो उसके पहले का बी, यहाँ से एफ लेंगे और यहाँ से जी लेंगे। तो ये इसको बोलते हैं एप्सम सॉल्ट, इसको बोलेंगे ग्लोबल सॉल्ट, CuSO4 को बोलेंगे ब्लू विट्रियोल, एंड FeSO4 को बोलेंगे ग्रीन विट्रियोल। तो ये जो है GEFGBC यानी कि एक साथ के जो लेटर है उसको ही बोलेंगे। और जिंक सल्फेट को बोलेंगे ZnSO4 को बोलेंगे वाइट विट्रियोल। तो ये जेड के करीब है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एप्सम सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो एप्सम सॉल्ट का रासायनिक नाम हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 7H2O। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रियोल किसको बोलते हैं? तो बी, और बी से आगे सी, तो इसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट को। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये ट्रिक याद कर सकते हैं कि ये बी है तो इसके आगे सी हो जाएगा। जो जी है यानी कि ग्रीन विट्रियोल, तो ये हो जाएगा एफ से फेरस सल्फेट, और जो जिंक सल्फेट का है उसका हो जाएगा वाइट विट्रियोल। और एक और होता है जिसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल वो बोलते हैं H2SO4 को। ऑयल ऑफ विट्रियोल को बोलते हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को। और इसको नेक्स्ट बोल सकते हैं बैटरी एसिड। बैटरी एसिड भी H2SO4 को बोलते हैं बैटरी एसिड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरा कशिश ग्रीन विट्रियोल किसको बोलते हैं? ये जो भी आप लोग देख रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ग्रीन विट्रियोल, वाइट विट्रियोल एंड ब्लू विट्रियोल एवं ऑयल ऑफ विट्रियोल का कमेंट बॉक्स में ज़रूर, और उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें हम बता देते हैं, जैसे कि एक होता है ग्रीन विट्रियोल, एक हो गया वाइट विट्रियोल,
और एक हो गया ब्लू विट्रियोल। तो ब्लू हम लोग ओरिजिनली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पेन ब्लू कलर का, तो इसको कम ही वैल्यू देते हैं, तो इसमें 5H2 हो जाएगा, 5 वाटर मॉलिक्यूल। बाकी इन दोनों में 7 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये ग्रीन पूछा तो इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल होगा। एंड ये G, उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है Fg, इसके करीब करीब है, तो फेरस सल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब है पार्ट 5, जिसमें हम बात करेंगे दैनिक जीवन और औद्योगिक उपयोग, इंडस्ट्रियल एंड डेली लाइफ यूसेज। तो इसमें देखते हैं एक्वारेजिया, किन दो अम्लों का मिश्रण होता है। तो ये मिश्रण होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का, जिसमें कि HCl जो रहता है 3 अनुपात में रहता है और HNO3 जो रहता है वो 1 अनुपात में रहता है। अगर इसको बोले तो ये 75% हो गया और इसको बोले तो ये 25% हो गया। नेक्स्ट, सोने जैसी नोबल धातुओं को धोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल, एक्वारेजिया, सल्फ्यूरिक अम्ल एंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही जवाब हो जाएगा एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया में रहता तो यही दोनों है, लेकिन इस पे टिक नहीं करना या नहीं इस पे करना। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा क्योंकि ये दोनों का मिश्रण होता उसी में घुलता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी वायु प्रदूषक गैसें जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए है CO और CO2, बी है SO2 और NO2, सी है CH4 और O3, डी है N2O और Cl2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा SO2 और NO2। ये वायुमंडल में जाकर वेपर से रिएक्शन करके H2SO4 क्रिएट करता है एंड HNO3 एक सल्फ्यूरिक एसिड और एक नाइट्रिक एसिड बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पेट की अम्लता दूर करने के लिए प्रयुक्त मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही जवाब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है, MgOH2 इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कार की बैटरियों लेड एसिड बैटरीज में मुख्य रूप से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये Cgl24 का प्रश्न है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को बैटरी एसिड भी बोलते हैं, यानी कि बैटरी का अम्ल, और इसी को बोलते हैं अम्लों का राजा, जबकि अम्ल राज बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा के साथ किस मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा के साथ किस मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड। इसका सही जवाब हो जाएगा टार्टरिक एसिड, यानी कि जो इमली में पाया जाता है। वैसे हम जितने भी जो भी एसिड है उसको मैंने सारा जितना भी है सारा कॉन्सेप्ट के साथ थ्योरी क्लासेस में अपने नोट्स के साथ में पढ़ा चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सोडा अम्ल अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर यंत्रों में किस लवण के जलीय घोल का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट होगा NaHCO3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर स्थिर रखने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं। जिप्सम, POP, ब्लीचिंग पाउडर, बुझा हुआ चूना। तो ये जो POP है उसका इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर। POP बनता है जिप्सम को 100 या 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पेयजल यानी कि ड्रिंकिंग वाटर को कीटाणु मुक्त या रोगाणु नाशित करने के लिए किसका व्यापक उपयोग होता है। ये CGL 2024 का प्रश्न है। बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, साधारण नमक। तो इसमें
प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी विरंजक चूर्ण का। आप इसका फॉर्मूला बता दीजिएगा। कपड़े धोने वाले साबुन, कड़े साबुन के निर्माण में मुख्य रूप से किस क्षार का उपयोग होता है? KOH, NaOH, NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस। तो इसमें इस्तेमाल होता है, ये जो हार्ड सॉप होता है उसमें इस्तेमाल होता है सोडियम का हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है धोने वाले कपड़े में, और नहाने के साबुन में इस्तेमाल होता है पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड। नहाने वाले साबुन में KOH का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नहाने के मुलायम साबुन या शैम्पू बनाने के लिए किस क्षार का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कांच जो है, ग्लास और कांच, साबुन और कागज उद्योगों में निम्नलिखित में से किसका प्रचुर मात्रा में उपयोग होता है? कांच, साबुन और कागज उद्योगों में निम्नलिखित में से किसका प्रचुर मात्रा में उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वॉशिंग सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। खाद्य पदार्थों और अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रहने के लिए किस अम्ल का उपयोग होता है? सिरका, एसिटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल? बी में सल्फ्यूरिक अम्ल, सी में टार्टरिक अम्ल, डी में कार्बोनिक अम्ल। तो इसमें इस्तेमाल होता है सिरका। वैसे सल्फ्यूरिक अम्ल एंड ये जो कार्बोनिक अम्ल है, ये दोनों तो जो है ये मतलब कि हार्ड, ये जो है एसिड, ये खाने वाला एसिड की कैटेगरी में नहीं आता। ये सब जो प्रयोगशाला में इस्तेमाल होते हैं वो एसिड है, जबकि टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है। इसको तो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये जो है इमली, ये टार्टरिक एसिड, ये वीक एसिड है, वीक एसिड, और सिरका भी वीक एसिड है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कपड़ों पर लगे स्याही और जंग के पुराने धब्बों को साफ करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। अब थोड़ा जल्दी करते हैं प्रश्न को। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में पारंपरिक रूप से किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है सोडियम ब्रोमाइड का। इसमें जो है वो सोडियम ब्रोमाइड, AgBr, सोडियम थायोसल्फेट, जिसको कि हाइपो बोलते हैं, इसको ही हाइपो बोलते हैं, हाइपो। ये जब फिक्सर के रूप में काम करता है। इसके अलावा अगर जो भी एसिड है तो उसमें एसिडिक एसिड का इस्तेमाल होता है, ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल होता है, और अगर एसिडिक एसिड नहीं रहे तो उस समय पर सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब जाते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। अम्ल चार सिद्धांत और विविध प्रश्न। इससे कुछ कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछते, थ्योरी से रिलेटेड, जैसे कि 81 नंबर में अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, और क्षार वह पदार्थ है। ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार एक क्षार वह पदार्थ है जो H+ आयन ग्रहण करता है, और अम्ल जो है वो H+ आयन डोनेट करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत के अनुसार एक लुईस अम्ल क्या होता है? लुईस अम्ल जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को स्वीकार करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। और जो दान करने वाला है इसको बोलते हैं क्षार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक बेहतरीन लुईस क्षार का उदाहरण है क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है? ऑप्शन नंबर ए है BF3AlCl3 NH3HCl। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NH3 अमोनिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल खनिज अम्ल स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन है एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी ये जो तीनों है
ये सब है वीक एसिड को हम खा सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड को हम खा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सिरके में पाया जाने वाला एसिटिक एसिड CH3COOH किस प्रकार का एसिड है? क्योंकि हम इसको खा सकते हैं तो ये वीक एसिड है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक मजबूत अम्ल और एक कमजोर क्षार के संयोजन से बने लवण का जलीय विलयन कैसा होगा? तो अम्ल मजबूत है और क्षार कमजोर है, तो अम्ल की तरफ मजबूत वाला ही ज़्यादा होगा, तो यानी कि उसका होगा, अम्ल का होता है 7 से, अम्ल का जो है यहाँ पे अगर 7 रखेंगे तो 0 14 इधर जाएगा वो अम्ल होगा प्रबल में, इधर जाएगा वो क्षार होगा प्रबल में, तो इसमें इसका जो pH मान आएगा वो होगा अम्लीय <7। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार, कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा क्षारीय लवण है, तो यहाँ पे हो जाएगा कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि 1 मिनट रुक जाइए इसका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे ये दिखा रहा है क्षारीय लवण होना चाहिए, तो क्षार होने के लिए वीक एसिड होगा और मजबूत क्षार होगा, तभी क्षार की मात्रा ज्यादा होगी। अगर इसमें बोलता है कि मजबूत अम्ल चाहिए तो यहाँ पे, यानी कि अगर ये बोलता कि अम्लीय लवण चाहिए तो यहाँ पे मजबूत अम्ल होता और कमजोर क्षार होता। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 89। उत्कृष्ट धातुओं को घोलने वाले प्रसिद्ध मिश्रण एक्वा रेजिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? खट्टा पानी, शाही जल, जादुई तरल, भारी जल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉयल वाटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? अत्यधिक अम्लीय, हल्का अम्लीय, एंटा एसिड, क्षारीय और उदासीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जब पेट में गैस होगा तो उसमें क्षार प्रकृति का मिलाएंगे तो वो बन जाएगा वहां से लवण, सॉल्ट प्लस वाटर। तो अम्लीय तो होगा नहीं, हल्का अम्लीय भी नहीं, उदासीन भी नहीं, तो इसका मतलब एंटा एसिड हो जाएगा क्षारीय। और एंटा एसिड में हम नॉर्मली किस चीज का उपयोग करते हैं? Mg, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, MgOH2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ऑक्साइड एक उदासीन ऑक्साइड का उदाहरण है जो लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? ऑप्शन नंबर ए है CO2, ऑप्शन नंबर ए है SO2, CO2, CO, NO2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि जो ये SO2, CO2 और NO2 है, ये तीनों वाटर वेपर से मिलकर H2O से मिलकर ये सब बनाते हैं, एक H2SO4 बनाएगा जो कि प्रबल अम्ल है, एक बनाएगा H2CO3 एंड एक बनाएगा HNO3। ये तीनों प्रबल अम्ल हैं और ये तीनों हैं CO2, SO2 और NO2, ये अम्ल तो है लेकिन ये H2 जो भी है H+ आयन ये पानी में घुलकर नहीं रहता, ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है MTS और MTS में, और ये प्रश्न जो है वो ये CHSL और CGL का पूछा हुआ प्रश्न है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की प्रकृति कैसी होती है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है? तो ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ल और क्षार दोनों के साथ, ये एम्फोडेरिक होता है, तो ये एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड, ये दोनों जो है, एक ये और एक ये दोनों जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कांच पर जो नक्काशी होता है और प्रयोगशाला में कांच को पिघलाने या काटने के लिए किस विशेष अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी है फॉस्फोरिक एसिड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HF। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
94 नंबर, औद्योगिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उपयोग करने के कारण किस रसायन को रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साइट्रिक एसिड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का राजा, अम्लों का राजा एंड बैटरी एसिड कहते हैं, जबकि अम्लराज जो बोलते हैं वो HCl और HNO3 के रेशियो को बोलते हैं, जिसमें कि HCl 3 अनुपात में होता है और HNO3 1 अनुपात में होता है। यानी कि 75% में HCl जो होगा 75% और HNO3 जो है वो होगा 25% में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जब शुष्क बर्फ यानी कि सॉलिड CO2 पानी में घुलती है तो वह कौन सा कमजोर अम्ल बनाती है? तो जब H2 जल के साथ CO2 घुलेगा तो यहाँ पे H2CO3 कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण और अशुद्धियों को दूर करने के लिए औद्योगिक स्तर पर किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 97 कपड़ों को औद्योगिक रूप से ब्लीच करने और उनका रंग उड़ाने डीकलराइजिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस में का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो ब्लीचिंग जहाँ पे आके वहां पे पता होगा ये क्लोरीन गैस होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जो हार्ड वाटर सख्त पानी होता है की अस्थायी कठोरता को दूर करने और उसे नरम बनाने के लिए किस सोडियम लवण का उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। अब इसके अलावा जो वाटर होता है वो 3 प्रकार का होता है, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर और हैवी वाटर। जो सॉफ्ट वाटर हुआ उसका इस्तेमाल हम करते हैं, उसका इस्तेमाल तो हम लोग पीने के रूप में करते हैं। और जो हार्ड वाटर होता है वो झाग तो देता है लेकिन बहुत कम देता है, यानी कि नहीं दे। इसमें इम्प्योरिटी मिला होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस का। तो इसमें 2 तरह का होता है हार्डनेस, एक टेम्परेरी होता है और एक परमानेंट। टेम्परेरी में याद रखिएगा कि टेम्परेरी में एक होता है जो कि होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स का, और परमानेंट में जो होता है वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट का। तो इसका जो होता है, जो टेम्पररी हार्डनेस है जिसमें कि बाइकार्बोनेट है, उसको हम बाय बॉइलिंग प्रोसेस के थ्रू सही कर सकते हैं, या क्लार्क मेथड जिसमें कि हम चूना वगैरह ऐड करते हैं। और अगर परमानेंट मेथड में बोलेंगे तो इसको रिमूव करने के लिए एक जियोलाइट प्रोसेस होता है, या फिर बॉइलिंग या यूजिंग करेंगे हम ये सोडियम कार्बोनेट का। अब नेक्स्ट बात करते हैं हैवी वाटर का। तो हैवी वाटर जो है ये तो D2O होता है, हाइड्रोजन का जो होता है सेकेंड आइसोटोप्स यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, उसका इस्तेमाल वो उसमें इस्तेमाल होता है। और इसका जो वाटर ये मोलिकुलर वेट होता है ये 20 होता है। जैसे कि हम ज्ञात करते हैं H2O का, तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 2 और ऑक्सीजन का 16 तो 18। ये नॉर्मल वाटर जो सॉफ्ट वाटर है उसका 18 होता है। और जब ये हाइड्रोजन का आइसोटोप दूसरा लेंगे तो इसका हो जाता है, इसका जो वेट होता है वो 2 × 2 होगा अब +16, तो उसका हो जाएगा 4 + 16 यानी कि 20। इसलिए इसको बोलते हैं हैवी वाटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, गर्मियों के दिनों में दूध वाले ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। दूध के अम्लीकरण लैक्टिक अम्ल को बनने से रोकने के लिए, यानी कि लैक्टिक अम्ल बनने से रोकने के लिए वो NaHCO3 मिलाता है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न,
यदि किसी खेत की मिट्टी अत्यधिक अम्लीय एसिडिक हो जाए तो फसल की अच्छी पैदावार के लिए किसान मिट्टी में क्या मिलाते हैं? जिप्सम, बुझा हुआ चूना, नमक, नाइट्रिक एसिड। तो इसमें मिलाते हैं, क्या बोल रहा है? यदि खेत में अधिक अम्लीय हो जाए, अम्लीय होगा तो यहाँ पे मिलाएंगे हम बुझा हुआ चूना, और अगर क्षारीय हो जाएगा तो यहाँ मिलाएंगे हम जिप्सम। तो ये भी क्वेश्चन था सीजीएल का और एमटीएस का 2024 और 25 के प्रश्न। तो जितने भी प्रश्न हमने करवाए हैं वो सारे प्रश्न जो है पीवाईक्यू हैं एसएससी के, जो कि 2020 से 2025 तक का जितना भी प्रश्न हो सकता है एसिड और बेस से वो सारे हमने करा दिए। इसके अलावा 50 क्वेश्चन, उसमें भी कुछ कुछ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले हैं वो सब क्वेश्चन रखा गया है, और इसमें सारे पीवाईक्यू थे। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट आप खुद की तैयारी को बेहतर बनाएं, और आपके इन 100 में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, या फिर कितने एक्सपेक्टेड थे जिसमें कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर ज़रूर मार्क्स कीजिएगा। और किस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के बारे में आप ज़रूर बताएं, और सेशन कैसा लगा, अच्छा लगे या फिर इसमें कुछ मुझे सुधारने की ज़रूरत है, या फिर इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करके हम बताएं, उस इन सब क्वेश्चन, ये सब जो भी टॉपिक है उसके बारे में आप ज़रूर बताएं, शेयर करें, और अपनी आप राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। तो चलिए आप लोग को थैंक यू बहुत सारा, और ठीक है, तो आज के सेशन को हम बंद कर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में एक अच्छी और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे।